हमने लास्ट जो टॉपिक में क्लासिफिकेशन सिस्टम में रैंक्स ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़े थे, उनमें सबसे छोटा जो रैंक था वो स्पीशीज था। यहाँ पे हमने देखना है कि व्हाट इज स्पीशीज। मैंने कहा था कि एक टाइप ऑर्गेनिज्म की असल में एक स्पीशीज होती है। एक स्पीशीज जैसा कि ह्यूमन एक स्पीशीज है। तो दूसरी बात हमने ये देखी थी कि सबसे छोटा जो रैंक है वो स्पीशीज है, और स्पीशीज में सबसे ज्यादा सिमिलरिटीज होती हैं और किंगडम में सबसे कम होती हैं सिमिलरिटीज। तो आखिर स्पीशीज को हम कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यहां से ये देखना है। तो डिफाइन हम ऐसे करते हैं कि ए स्पीशीज इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। जैसे सारे इंसान हैं तो एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं विच कैन फ्रीली interbreed among themselves जो एक दूसरे के साथ ब्रीडिंग कर सकते हैं। ब्रीडिंग से मुराद ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कर सकते हैं, जिससे आगे फिर नेक्स्ट शर्त ये है कि टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। फर्टाइल फर्टाइल को भी हम डिस्क्राइब करेंगे ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या है? बच्चे या औलाद या नेक्स्ट जनरेशन। एंड आर reproductively isolated from other species। अब जरा इस डेफिनेशन को समझना है हमने। फर्स्ट बात यह है कि ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है। अब 1 लाख ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं विच कैन फ्रीली इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स। एक स्पेसिफिक बात यहां पे और ऐड करनी है, इंटरब्रीड इन नेचर। इन नेचर इससे मुराद है आर्टिफिशियली नहीं, इन नेचर अमंग देमसेल्व्स। कुदरती तौर पे हम देखते हैं कि दुनिया में जितने भी बकरियां हैं वो एक स्पीशीज है। बकरियां, बकरे, गोट आपस में इंटरब्रीड करते हैं एक खास सीजन में, और नेचुरली करते हैं। अगर नेचुरली करते हैं तो उनसे फिर प्रोड्यूस होते हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके आगे जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी फर्टाइल होते हैं। फर्टाइल का मतलब होता है कि विच कैन आल्सो इंटरब्रीड एंड विच कैन आल्सो गिव प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, यानी जो आगे बच्चे पैदा कर सकता है। फर्टाइल जो रिप्रोडक्शन कर सकता है। जैसे फर्टाइल लैंड है जिससे कुछ उग सकता है। इंटरब्रीड टू रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन। अमले तौलीद, इन नेचर, कुदरती तौर पे। अब एक स्पीशीज कभी ये नहीं हो सकता
कि एक स्पीशीज किसी दूसरी स्पीशीज के साथ इंटरब्रीड करे फ्रीली इन नेचर में कभी नहीं करते। अलबत्ता यह है कि इंसान जबरदस्ती अगर करवाते हैं तो तब क्या होता है कि फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं पैदा होते। और दूसरी बात यह है कि वही जो स्पीशीज है, इसकी दूसरी शर्त है कि रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड अलग थलग हैं, डिफरेंट हैं, जुड़े हुए नहीं हैं, दूर हो गए हैं रिप्रोडक्टिवली फ्रॉम अदर स्पीशीज। किसी भी दूसरी स्पीशीज से वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे बकरियां हैं, बकरियों और भेड़ों की कभी रिप्रोडक्शन नहीं हो सकती, आपस में इंटरब्रीड नहीं हो सकती। एक बकरे को किसी भेड़ के साथ अगर हम इंटरब्रीड कराते हैं तो पहली बात है कि उनकी ब्रीडिंग नहीं हो सकती, अगर हो भी जाए तो उनसे कोई बच्चा वगैरह पैदा नहीं होगा। और दूसरी बात है कि आप उनको 1000 साल तक छोड़ लें, फ्रीली वो इंटरब्रीड नहीं करते इन नेचर। तो इसका मतलब यह है कि भेड़ एक अलग स्पीशीज है और बकरी एक अलग स्पीशीज है। तो स्पीशीज क्या अब ये सारी डेफिनेशन समझ आ जानी चाहिए कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स which can freely interbreed in nature among themselves to produce fertile offspring। आगे की बात यह है कि अगर उनसे कोई बच्चा पैदा होता है तो वो भी फर्टाइल होना चाहिए, लेकिन अगर वो फर्टाइल नहीं है तो इसका मतलब है बहुत सारे एक स्पीशीज नहीं थे। इन रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर स्पीशीज, और रिप्रोडक्शन वो कर नहीं सकते दूसरे स्पीशीज के साथ कभी भी। आइसोलेटेड का मतलब है सेपरेटेड, अलग किए हुए, बिल्कुल दूर हैं। तो एक ये जो हमने चीज इसमें लगाई है कि टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग वाली बात जो लगाई है, पहले ये स्पीशीज की डेफिनेशन में नहीं होती थी, लेकिन बाद में फिर ये देखा गया है कि बहुत बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि इंसान की इंटरेक्शन की वजह से एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज के साथ भी इंटरब्रीड कर सकती है। बाद ऐसी स्पीशीज हैं जो बहुत करीबी हैं, एक दूसरे से ज्यादा मिलती जुलती हैं। मिसाल के तौर पे डंकी है, गधा, ये एक स्पीशीज है, और घोड़ा एक और स्पीशीज है, हॉर्स। अब यह है कि अगर हम एक देखते हैं कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि एक मेल डंकी फीमेल हॉर्स के साथ इंटरब्रीड करता है, मेल डंकी विथ फीमेल हॉर्स। और इनकी ये ब्रीडिंग कामयाब भी हो जाती है। और इससे एक बच्चा भी पैदा हो जाता है, लेकिन वो जो इनसे बच्चा पैदा होता है वो फर्टाइल नहीं होता, वो आगे रिप्रोडक्शन की सलाहियत नहीं रखता। दैट इज कॉल्ड म्यूल, खच्चर। अगर ये खच्चर भी आगे फर्टाइल होता, यानी ये भी आगे रिप्रोडक्शन या बच्चे पैदा करने की सलाहियत रखता, तो फिर ये घोड़ा और गधा एक ही स्पीशीज होते, लेकिन ऐसा नहीं है। इस वजह से डंकी एक अलग स्पीशीज है, हॉर्स एक अलग स्पीशीज है। और ये जो बात हमने लगाई है दरमियान में, वो सिर्फ इस वजह से लगाई है कि अगर ये ना हम लगाएं, हम सिर्फ इतना सा लिख दें कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विच कैन फ्रीली इंटरब्रीड इन नेचर अमंग देमसेल्व्स, तो फिर ये भी इंटरब्रीड कर सकते हैं, फिर ये भी एक ही स्पीशीज होते हैं। लेकिन हमने साथ लगाया टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, तो ये चूंकि फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं प्रोड्यूस करते, ये जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं वो आगे रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, आगे उनसे नस्ल नहीं चल सकती, इसलिए ये सारे एक स्पीशीज नहीं है। तो ये क्या है, म्यूल है, लेकिन ये नॉट फर्टाइल। ये फर्टाइल नहीं है फिर, इसलिए ये एक अलग स्पीशीज है और ये एक और स्पीशीज है। ये सारी की सारी जो थी ये स्पीशीज की डिस्क्रिप्शन और डेफिनेशन थी।
तो अलबत्ता एक बात और यहाँ पे आ रही है कि इंटरब्रीडिंग का क्राइटेरिया जो है, ये मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, तो ये इन नेचर पे अप्लाई होता है कि वो अगर इन नेचुरली इंटरब्रीड कर रहे हैं। ह्यूमन जो है, ह्यूमन में बहुत सारी स्पीशीज को इस तरह से क्रॉस ब्रीडिंग करा लेते हैं, जिस तरह से ये डंकी है और हॉर्स है। तो आर्टिफिशियल इंटरब्रीडिंग यहाँ पे अप्लाई नहीं होती, इसलिए यहाँ पे साथ ही लफ्ज लगाया गया है इन नेचर, कि नेचर में बहुत सारी चीजें, वो सारी की सारी ऑर्गेनिज्म जो नेचुरली ही एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड करते हैं और फिर फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकते हैं, उनको हम एक स्पीशीज कहते हैं, और आर्टिफिशियल इस पे अप्लाई नहीं होता। अब एक और भी बात यहाँ पे है कि बहुत सी ऐसी इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, उनकी स्पीशीज की डेफिनेशन ये नहीं होती। गौर से देखिएगा, वो ऑर्गेनिज्म जो जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती ही नहीं है, लिखता हूं नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, जिनमें दो सेक्स हैं ही नहीं, जिन्होंने एक दूसरे से मिलना ही नहीं है, तो वहां पे क्या क्राइटेरिया होगा? तो वहां पे ये क्राइटेरिया नहीं अप्लाई हो सकता, इसलिए कि ये जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही का क्राइटेरिया है जो हमारी ये स्पीशीज की डेफिनेशन बनाता है। तो इन ऑर्गेनिजम्स पे फिर कुछ और क्राइटेरिया हैं, सम अदर क्राइटेरियन। ये क्राइटेरियन हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन सिंपली जैसे बैक्टीरिया है तो उसके बारे में क्राइटेरिया होगा कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, उसके बाद फ्लैजेला, उसके बाद शेप, उसके बाद होस्ट, जिस होस्ट पे जाके वो डिजीज काज करते हैं। तो दीज आर सम क्राइटेरियन। ये वो क्राइटेरियन है जिन पे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को या एसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म को स्पीशीज में डिवाइड करते हैं, कि मसलन जिनके सेल वॉल में ये चीज है वो सारे एक स्पीशीज है, जिनकी सेल वॉल में दूसरी चीज है वो एक स्पीशीज है, जिनमें दो फ्लैजेला है वो एक स्पीशीज है, जिनमें चार फ्लैजेला है वो कोई और स्पीशीज है, जिनमें चारों तरफ फ्लैजेला है वो एक स्पीशीज है, जिनमें सिर्फ एक साइड पे है वो कोई और स्पीशीज है, जिनकी शेप राउंड है वो एक स्पीशीज है, या फिर एक जीनस है, या फिर एक ऑर्डर है, जिनकी शेप रॉड शेप है या रॉड की तरह है वो कोई और ऑर्डर है या और ग्रुप है, जिनकी शेप स्पाइरल है वो एक और ग्रुप है। ऐसा ही जो है वो ह्यूमन को जो मुतासर करते हैं, जिनका होस्ट ह्यूमन है वो कोई और ग्रुप है, जिनका होस्ट प्लांट्स है वो कोई और ग्रुप है, एटसेट्रा। तो ये और क्राइटेरिया है यूनिसेलुलर और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिजम्स के लिए स्पीशीज की डेफिनेशन के और क्राइटेरिया होते हैं। अलबत्ता जो हमने स्पीशीज की डेफिनेशन यहाँ ऊपर लिखी है वो मोस्टली एनिमल्स के बारे में है और प्लांट्स के बारे में है। प्लांट्स भी और एनिमल्स भी वो सारे के सारे विच आर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव, यानी जो रिप्रोडक्शन करते हैं सेक्सुअली। तो ये हमारा टॉपिक था सारे के सारा इस स्पीशीज के बारे में। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है छोटा सा वो है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का आगाज कहां से हुआ, किन किन लोगों ने इसमें क्या कंट्रीब्यूट किया। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ग्रीक पीरियड से क्लासिफिकेशन का आगाज होता है। ग्रीक फिलोसफर अरिस्टोटल या अरस्तु वो पहला नाउन आदमी है जिसके बारे में पता है कि उसने क्लासिफिकेशन की।
सबसे पहले उसने क्लासिफिकेशन की थी, उसने ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप्स में तकसीम किया था, एक एनिमल्स और एक प्लांट्स। बस ये हिस्ट्री यहां से स्टार्ट होती है। एरिस्टोटल की इतनी सी क्लासिफिकेशन है। उसने कहा था कि प्लांट्स कौन से हैं जो एक जगह पे कायम हैं, जो चलते फिरते नहीं हैं, और एनिमल्स वो हैं जो इधर उधर घूमते फिरते हैं, चलते हैं और फूड हासिल करते हैं। प्लांट्स से वो एनिमल्स हैं। ये दो ग्रुप्स उसने खाए थे। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन में एक मुस्लिम साइंटिस्ट का नाम आता है, अबू उस्मान उमर अल जाहिद। अबू उस्मान उमर अल जाहिद, ये अरब साइंटिस्ट है। इसने एनिमल्स और प्लांट्स को बहुत ज्यादा स्टडी किया और तकरीबन 350 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स उस दौर में इसने स्टडी की। 350 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स हाँ जी, ये इसने स्टडी की और फिर इनके बारे में एक बुक में लिखा, रोड ए बुक। बस ये क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन में नेक्स्ट स्टेप है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो एक और मुफक्किर और फिलासफर है मुस्लिम, इब्न रुश्द। जहां इब्न रुश्द ने और बहुत से काम किए, वहां साइंस में उसने स्टडी किया कुछ प्लांट्स एंड एनिमल्स को, और उसके अलावा इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है उसने ट्रांसलेट किया अरिस्टो की बुक को, और अरिस्टो की उस बुक का नाम था दी एनिमेलिया इनटू अरेबिक। बाद में इस बुक को अरबिक से दोबारा ग्रीक में और लैटिन में ट्रांसलेट किया गया, और फिर लैटिन से इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया। अब ये ओरिजिनल बुक नहीं मिलती, लेकिन इसके कुछ ट्रांसलेशन एक्सेट्रा मिलते हैं। ये मुख्तसर सा जायजा है। इसके अलावा और भी बहुत से लोग हैं, बहुत से साइंटिस्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा कि किसी ने जो है वो 500 स्पीशीज के बारे में स्टडी किया और उनके बारे में लिखा, किसी ने ये किया, किसी ने चींटियों के बारे में एक्सेट्रा, बहुत सारी। अब चींटियां जो हमें नजर आ रही हैं, इनकी कई स्पीशीज हैं। तो इसके बाद फिर डायरेक्ट यूरोप में आ जाते हैं। इटालियन बॉटनिस्ट है एंड्रिया सिसल्पिनो, CAEFOLPINO। क्लासिफिकेशन में नेक्स्ट इसने काम किया, थोड़ा थोड़ा सारा काम करते रहे, और इसने प्लांट्स के बारे में काम किया। ही वॉज ए बॉटनिस्ट, और इसने प्लांट्स को डिवाइड किया, क्लासिफाई किया इनटू 15 जनरा। जनरा इज द प्लूरल ऑफ जीनस। स्पीशीज से ऊपर का जो रैंक है, हमने वहां पे देखा था, उसको जीनस कहते हैं, और जीनस की प्लूरल है जनरा। इसके बाद जॉन रे नामी एक इंग्लिश साइंटिस्ट था, और उसने भी प्लांट्स के बारे में क्लासिफिकेशन के कुछ प्रिंसिपल्स बनाने की कोशिश की। बस इतना सा इसका काम है। उसके बाद ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है अगस्टस क्विरिनस रिविनस, जो एक जर्मन बॉटनिस्ट था, और उसने
प्लांट्स के नाम रखने के तरीके बदल किए। इसका नाम सिंपली मैं लिख देता हूं ऑगस्टस। एक जर्मन बॉटनिस्ट था। बॉटनिस्ट वो होते हैं जो प्लांट्स को स्टडी करते हैं। और इसने क्या काम किया कि इसने नेमिंग ऑफ प्लांट्स, नेमिंग का मतलब यह है कि हम आमतौर पर बहुत सारे प्लांट्स को जानते हैं। किसी को हम उर्दू में बहुत से नाम है हमारे, फला नाम है, ये देवदार है, ये कायल है, ये चील है, ये ब्याड़ है, ये फला है, लेकिन यही नाम हमारे जो है वो तीसरी जगह पे कोई नहीं जानता। तो नेमिंग का मतलब ये होता है कि ऐसे नाम रखे जाएं जिनको पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किया जाए, और इस नाम को हम कहते हैं साइंटिफिक नेमिंग। इसलिए मैं इसको लिख देता हूं साइंटिफिक नेमिंग। उसने साइंटिफिक नेमिंग का आगाज किया, इसलिए मैंने कहा था कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है साइंटिफिक नेमिंग। नेमिंग का मतलब है नाम रखना ऑफ प्लांट्स अकॉर्डिंग टू देयर जनरा, उनके जो जीनस हैं उन जीनस के मुताबिक। ये सारे का सारा काम था अगस्टस क्विरिनस का। उसके बाद नेक्स्ट एक साइंटिस्ट है जो बेसिक काम है क्लासिफिकेशन में, वो जाके आता है कार्लस लिनियस। आज हम जितनी भी क्लासिफिकेशन हमारे सामने मौजूद है, असल में इस क्लासिफिकेशन का जो बानी है, जिसे हम फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं या फिर फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहते हैं साइंस की दुनिया में, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, ये है कार्लस लिनियस। कार्लस लिनियस ही वो आदमी है जिसने आज के दौर में जो चलने वाला नेमिंग सिस्टम है, एनिमल्स का भी, प्लांट्स का भी, और आज के दौर में जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं, सारे के सारे जो रैंक्स हमने बनाए हुए हैं, ये सारे के सारे कार्लस लिनियस ही ने प्रपोज किए थे और बनाए थे। और इससे पहले मैं लिख देता हूं इसने क्या काम किया। फाउंडेशन ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी से मुराद क्लासिफिकेशन, नेमिंग, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में इसमें सारे के सारे रैंक्स, स्पीशीज, जेनरा, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, ग्रुप, किंगडम एंड फाइलम एटसेट्रा इसी ने दिए। और उसके बाद इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है नेमिंग। इसने एक नेमिंग का सिस्टम बना दिया। उस सिस्टम के मुताबिक फिर दुनिया के हर चीज का साइंटिफिक नेम रखा जाता है। और उसके बाद इसी के काम पे फिर 5 किंगडम सिस्टम में पूरी दुनिया के ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया। 5 किंगडम सिस्टम। उससे पहले 2 किंगडम सिस्टम दुनिया में चलता था। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में स्टडी करेंगे कि 2 किंगडम सिस्टम क्या था, उसकी 2 किंगडम्स कौन सी थी और उनकी आपस में डिफरेंसेस क्या थे, सिमिलरिटीज क्या थी और किस बेस पे वो 2 किंगडम्स बनाई गई थी। बस उसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म शामिल थे ये भी। फिर उसके बाद नेक्स्ट आएगा कि 5 किंगडम सिस्टम, जो ये मैंने लिखा है, जो बनाया गया है, जिसमें दुनिया में 5 किंगडम है, जो सबसे बड़ा रैंक है। वो 5 किंगडम क्या क्या है, उनके नाम क्या है, हर किंगडम के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म शामिल हैं, उसके बाद इस किंगडम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दूसरी की क्या है, तीसरी की क्या है, चौथी की क्या है, पांचवी की क्या है, और सारे किंगडम्स जो हैं वो किस बेस से पर एक दूसरे से अलग की गई हैं, उनकी पहचान क्या है, कौन कौन से कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो दूसरों से उनको डिफरेंशिएट करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन।
हम पढ़ रहे हैं कि एनिमल्स और प्लांट्स और बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब को ग्रुप्स में और क्लासेस में डिवाइड किया जाता है ताकि हम उन्हें बेहतर तरीके से स्टडी कर सकें। इससे पहले हमने ये स्टडी किया है कि क्लासिफिकेशन की बेसिस क्या है और क्लासिफिकेशन के एम्स क्या है। अब हम देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन में। तो पहले तमाम ऑर्गेनिजम्स को, तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सिर्फ दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। हमने पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन में सबसे बड़ा ग्रुप होता है किंगडम, उसके बाद फाइलम, उसके बाद क्लास, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद फैमिली, फिर जीनस और फिर स्पीशीज। ये सारी की सारी हायरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन हम पढ़ चुके हैं। तो सबसे बड़ा ग्रुप होता है किंगडम। तो हम ये देख रहे हैं कि हिस्ट्री में क्लासिफिकेशन की इवोल्यूशन किस तरह हुई, यानी क्लासिफिकेशन कैसे स्टार्ट हुई, पहले किस तरह से क्लासिफाई किया जा रहा था ऑर्गेनिजम्स को, फिर क्या क्या उसमें चेंजेस आती गई हैं, और आज के दौर में हम ऑर्गेनिजम्स को कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं, कितने ग्रुप्स मौजूद हैं। तो इब्तदा में तमाम ऑर्गेनिजम्स को दो किंगडम्स में क्लासिफाई किया गया था और वहां पे जो सिस्टम था उसे कहते थे टू किंगडम सिस्टम। टू किंगडम सिस्टम। टू किंगडम सिस्टम में सिर्फ दो ही ग्रुप्स में तमाम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया था। उनमें से एक ग्रुप था किंगडम प्लांटाई। किंगडम प्लांटाई ग्रुप नंबर 1 ये था। और दूसरा ग्रुप था किंगडम एनिमेलिया। जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये एनिमल्स का ग्रुप था और ये प्लांट्स का ग्रुप था। अब किन बुनियादों पर हमने ये दो किंगडम्स बनाई थी, आइए देखते हैं। इस किंगडम में सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स वो थे जो प्लांट्स थे, लेकिन आज के दौर में ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम प्लांट्स नहीं कहते, वो भी इस किंगडम में शामिल थे। मिसाल के तौर पे बहुत से बैक्टीरिया इसमें शामिल थे, अलजी इसमें शामिल थे और फंजाई भी इसमें शामिल थे। इस किंगडम में जो चीजें शामिल थी उनमें आज के जिन्हें हम कहते हैं एनिमल्स, ये शामिल थे, और इसके अलावा प्रोटोजोआन्स शामिल थे, जिन्हें हम आज प्रोटोजोआन कहते हैं। माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं मोस्टली, जैसे अमेबा। अब हम देखते हैं कि किस बुनियाद पर ये किंगडम बनाई गई थी, किस बेस पे। तो बेसिस इनकी क्या थी? बेसिस किंगडम प्लांट्स के लिए बेसिस ये थी कि सारे ऑर्गेनिजम्स जो ऑटोट्रॉफिक हों,
ऑटोट्रॉफिक का मतलब ये है कि जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हो किसी न किसी तरीके से। तो इन सब में सारे के सारे ऑटोट्रॉफिक तो नहीं, लेकिन जो बाकी कैरेक्टर्स हैं वो कैरेक्टर्स यहां पे मिलते थे। दूसरा कैरेक्टर ये जरूरी था कि इन सब में सेल वॉल मौजूद होनी चाहिए। तो किंगडम प्लांटाई में मोस्टली जो भी ऑर्गेनिज्म शामिल थे उनमें से इन कोई ना कोई कैरेक्टर पाया जाता था इन दोनों में से। जैसे फंजाई ऑटोट्रॉफिक नहीं है लेकिन इनमें सेल वॉल होती है। अलजी सारे के सारे ऑटोट्रॉफिक हैं, सेल वॉल भी होती है। बैक्टीरिया सेल वॉल मौजूद होती है। बाज ऑटोट्रॉफिक हैं और बाज हेट्रोट्रॉफिक हैं। प्लांट्स सारे के सारे ऑटोट्रॉफिक भी हैं और इनमें सेल वॉल भी पाई जाती है। किंगडम एनिमेलिया के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी जिनको बेस बनाया गया था? तो फर्स्ट ये थी कि दे शुड बी हेट्रोट्रॉफिक, कि वो ऑर्गेनिज्म जो हेट्रोट्रॉफिक हों। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब है जो अपनी फूड खुद नहीं प्रिपेयर कर सकते, किसी दूसरे से फूड लेते हैं, चाहे वो दूसरे एनिमल से लें या फिर प्लांट से लें या डेड मटेरियल से लें, जहां से भी लें। और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट इसकी बुनियाद थी वो ये थी कि उनकी सेल में सेल वॉल नहीं होनी चाहिए, नो सेल वॉल, या फिर सेल वॉल एब्सेंट। और प्लांट्स में हमने देखा कि किंगडम प्लांटाई में उन ऑर्गेनिज्म्स को रखा था जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट थी। तो ये था इब्तदाई प्लांट्स की जो क्लासिफिकेशन, पहली क्लासिफिकेशन की गई थी वो ये थी, जिसमें किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटाई दो किंगडम रखी गई थी और उनकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब हम नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन की दूसरा जो स्टेप है, बहुत अरसे तक, कई सालों तक यही क्लासिफिकेशन सिस्टम दुनिया में चलता रहा, मगर बाद में साइंटिस्ट ने देखा कि इसमें बहुत सी खामियां हैं, इसके बहुत से ड्रॉबैक्स हैं, डिफेक्ट्स है इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में। अब हम देखेंगे कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो सिस्टम था इसके डिफेक्ट्स क्या थे। तो टू किंगडम सिस्टम में क्या डिफेक्ट्स थे, अब हम देखते हैं डिफेक्ट्स इस किंगडम सिस्टम के। तो साइंटिस्ट्स ने जब स्टडी किया और गौर किया तो पता चला कि बहुत से डिफेक्ट्स इसमें हैं, लेकिन उनमें से जो ज्यादा क्लियर और उस वक्त के लिहाज से, आज तो बहुत ज्यादा डिफेक्ट्स हम देख सकते हैं, लेकिन उस वक्त जो बड़े डिफेक्ट्स सामने आए उनमें जो सबसे अहम था वो ये था कि बहुत से ऑर्गेनिजम्स हैं, सम ऑर्गेनिजम्स लाइक, और फॉर एग्जाम्पल यूग्लिना, यूग्लिना एक माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो इस ऑर्गेनिज्म की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यूं हैं कि ये इसमें क्लोरोफिल होता है। अगर क्लोरोफिल होता है तो ये प्लांट्स किंगडम प्लांटाई में आना चाहिए, लेकिन इसमें सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल नहीं है।
अब देखें कि ये दोनों कैरेक्टर ऐसे हैं जो बिल्कुल अपोजिट हैं। इस कैरेक्टर की बेस पे इसको प्लांटे में आना चाहिए, किंगडम प्लांटे। लेकिन इस कैरेक्टर की बेस पे इसको किंगडम एनिमेलिया में आना चाहिए। मजीद ये कि ये ऐसा ऑर्गेनिज्म था, ये एक एग्जाम्पल है इस ऑर्गेनिज्म की। इस तरह के बहुत से ऑर्गेनिज्म थे हजारों की तादाद में, कि जब ये कभी लाइट में होता है तो ये ऑटोट्रॉफिक है, यानी ये फूड प्रिपेयर करता है। अब ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? ये चीज ऑटोट्रॉफिक, ये प्लांटे की कैरेक्टर है। लेकिन जब ये डार्कनेस में होता है, रात के वक्त, तो ये हेट्रोट्रॉफिक हो जाता है, ये और भी ज्यादा। इन डार्कनेस, जब लाइट नहीं है तो ये हेट्रोट्रॉफिक हो जाता है। ये किसका कैरेक्टर है? ये कैरेक्टर एनिमेलिया का कैरेक्टर है। तो इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स थे, इन ऑर्गेनिजम्स के लिए कुछ भी डिटरमाइन नहीं हो सकता था कि ये किंगडम प्लांटे में है या किंगडम एनिमेलिया में है, क्योंकि ये सिर्फ एक नहीं था। इस तरह के थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स मौजूद थे, यूनिसेलुलर थे, और उनके अंदर इस तरह की कैरेक्टर्स थी कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी जो हैं वो किंगडम प्लांटे से मिलती हैं, कुछ एनिमेलिया से मिलती हैं। तो ये एक डिफेक्ट था इसका। दूसरा डिफेक्ट जो था, टू किंगडम सिस्टम का दूसरा डिफेक्ट ये था कि उसमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं थी फॉर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। नो क्लासिफिकेशन और नो प्लेस, कोई जगह नहीं थी फॉर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या है। प्रोकैरियोटिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें क्लियर न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना ही क्लोरोप्लास्ट होता है, ना ही गोल्गी बॉडीज, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल सेल के अंदर मौजूद ही नहीं होता, न्यूक्लियस ही नहीं होता। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहां रखा जाए, बड़ा क्वेश्चन था और बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। इसलिए टू किंगडम सिस्टम को फ्लॉप होना पड़ा और एक और सिस्टम बनाया गया जिसे हम थ्री किंगडम सिस्टम कहते हैं। और ये 1866 में एक जर्मन साइंटिस्ट हैकल ने ये प्रपोज किया, थ्री किंगडम सिस्टम। तो नेक्स्ट सिस्टम है थ्री किंगडम सिस्टम। तो पहले टू किंगडम्स बनाई गई और फिर थ्री किंगडम्स बनाई गई। सबसे पहले कि ये कब बनी? 1866 में, और जर्मन साइंटिस्ट जिसका नाम था अर्नस्ट हैकल, उसने ये प्रपोज किया
तो एक्चुअली उसने किस तरह से 3 किंगडम सिस्टम बनाया कि उसने सिंपली यूग्लिना और इस तरह के जो दीगर ऑर्गेनिजम्स थे जिनमें प्लांट लाइक करेक्टर्स भी थे और एनिमल लाइक करेक्टर्स भी थे, इन सब को उसने अलग करके एक नई किंगडम बना ली। 2 किंगडम्स वैसी की वैसी ही रही। तो इसने कौन सी 3 किंगडम्स बनाई है? फर्स्ट किंगडम वही रही किंगडम प्लांटे, सेकंड वही रही किंगडम एनिमेलिया, और थर्ड इसने बना ली जो नई किंगडम है, इसने इसको नाम दिया प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा। अब ये नई किंगडम बन गई है। इसमें कौन से ऑर्गेनिजम्स आ गए? जिन ऑर्गेनिजम्स में ये कैरेक्टर्स हैं कि क्या है वो, दे आर यूनिसेलुलर, हाँ जैसे यूग्लिना है, और have both plant like and animal like characters। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें प्लांट की तरह के भी कैरेक्टर्स हैं, जैसे प्लांट की तरह का ये कैरेक्टर है कि उनके सेल्स में क्लोरोफिल है, फिर प्लांट्स की तरह का ये कैरेक्टर बाद में हो सकता है कि उनमें सेल वॉल है, और एनिमल्स की तरह के ये कैरेक्टर्स हो सकते हैं कि दे आर हेटरोट्रॉफिक, वो अपनी फूड खुद नहीं प्रिपेयर करते, और ये भी हो सकता है बाद में कि दे डू नॉट हैव एनी सेल वॉल इन देयर सेल्स, उनके सेल में कोई सेल वॉल या इस तरह की कोई चीज नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जिनको आज हम जानते हैं, जिनमें अमेबा है, यूग्लिना है, इसके अलावा बहुत से और हैं, इन सब को उसने जमा किया और एक नई किंगडम बना दी जिसका नाम है प्रोटिस्टा। तो इस तरह से हिस्ट्री में ये जो सफर है क्लासिफिकेशन का, ये आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता गया और 3 किंगडम सिस्टम तक आगे पहुंचा। लेकिन थोड़े से अरसे के बाद हमने देखा कि इसमें भी बहुत से डिफेक्ट्स हैं। अभी हम देखते हैं कि इस 3 किंगडम सिस्टम में क्या डिफेक्ट्स हैं। थ्री किंगडम सिस्टम के डिफेक्ट्स। सबसे पहला जो डिफेक्ट है वो ये है कि फंजाई अभी तक प्लांट में है। फंजाई कहां है? इन किंगडम प्लांटी। ये दोनों एक दूसरे से मैच नहीं करते, नॉट मैचिंग। इनमें क्या प्रॉब्लम है? मैं देखता हूं फंजाई में सेल वॉल मौजूद होती है। सेल वॉल तो प्लांट्स में भी होती है, बस इस बेस पे इनको प्लांट्स में रखा गया। लेकिन आगे जो कैरेक्टर्स हैं वो ये है कि इनकी सेल वॉल में काइटिन होता है, उनकी सेल वॉल में सेलुलोज होता है। तो ये डिफरेंस है। फंजाई की सेल वॉल में काइटिन होता है, प्लांट्स की सेल वॉल में सेलुलोज होता है। तो दोनों सेल वॉल बहुत डिफरेंट हैं। और उसके बाद जो बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है कि फंजाई आर हेट्रोट्रॉफ। और
plants, all plants are autotroph. किंगडम प्लांट ही जो बनाई गई थी उसके बेसिक कैरेक्टर्स में ये था कि दे आर ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफिक, हम ऑटोट्रॉफिक भी लिख सकते हैं, और हेट्रोट्रॉफिक। मगर फंजाई तो ऑटोट्रॉफिक नहीं है, हेट्रोट्रॉफिक है। उनकी बेसिक कैरेक्टर में यह था कि उनमें सेल वॉल होगी, तो सेल वॉल फंजाई में है, इस बेस पे ये रखे गए थे उनके साथ। लेकिन बाकी इनकी कोई भी चीज प्लांटाई से नहीं मिलती, तो ये बहुत बड़ा डिफेक्ट था इसमें। और उसके अलावा की जो बात थी वो ये थी, दूसरा जो डिफेक्ट था वो ये था कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक की कोई तमीज नहीं थी। यूकैरियोटिक and prokaryotic organisms were not separately placed. हाँ जी, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक जो है वो इकट्ठे रखे गए थे, placed together, placed तो इन डिफेक्ट्स की बेस पे फिर साइंटिस्ट इस सोच में रहे कि अब हम क्लासिफिकेशन का एक नया सिस्टम बनाएं। तो इस तरह से थ्री किंगडम सिस्टम के बाद फिर मजीद इसमें बेहतरी आती गई। तो साइंटिस्ट ने आखिरकार एक और सिस्टम बनाया जिसे हम कहते हैं 5 किंगडम सिस्टम। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि 5 किंगडम सिस्टम क्या है।